हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने कायरो नाम की एक फिल्म देखी और ये एक जापानीज कॉस्मिक हॉरर मूवी है। कायरो सन 2001 में रिलीज हुई थी और इंग्लिश में इस फिल्म को पल्स के नाम से जाना जाता है। कायरो को कियोशी कुरोसावा ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मिक हॉरर मूवीज में से एक है। इस फिल्म को IMDb पे मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 74% फ्रेश और इस मूवी की मेटाक्रिटिक स्कोर है 70 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर कायरो मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इन थियरीज को मिस करना नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल आवर न्यू इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक शिप पर होती है जहां मिची नाम की एक लड़की इस मूवी की कहानी को नरेट करती है। फिल्म यहां फ्लैशबैक में जाती है और दोस्तों इस फिल्म में 2 पैरेलल प्लॉट्स हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें सेपरेटली आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। एनीवे, तो पहले स्टोरी में हम व्यूअर्स मिची, जुनको और याबे से मिलते हैं जो कि एक प्लांट शॉप में काम करते हैं और ये अपने कोवर्कर तागुची के लिए परेशान होते हैं क्योंकि तागुची कुछ दिनों से मिसिंग था। तागुची प्लांट शॉप के लिए किसी डिस्क पर काम कर रहा था और तब से वो शॉप पर नहीं आया था। मिची तागुची के घर जा पहुंचती है जहां उसे तागुची डिस्ट्रैक्टेड और अजीब बिहेव करते हुए मिलता है। मिची और तागुची थोड़ी बहुत बातें करते हैं और मिची शॉप के लिए वो डिस्क ढूंढने लगती है, पर अचानक से तागुची एक दूसरे कमरे में जाता है और वो खुद को फांसी लगाकर मार डालता है। अगले दिन मिची, याबे और जुनको तागुची के घर में मिले उस डिस्क को इंस्पेक्ट करते हैं और उन्हें उस डिस्क में तागुची की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें तागुची अपने कंप्यूटर को घूर रहा था। इस पिक्चर में एक और कंप्यूटर भी होता है जिसमें एक घोस्टली चेहरा तागुची की तरफ देख रहा था और ये पिक्चर देखकर मिची, याबे और जुनको चिंता में पड़ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट हम याबे को देखते हैं जिसे एक फ़ोन कॉल आता है और इस कॉल में एक अजीब सी आवाज़ याबे से कहती है हेल्प मी। इस कॉल के बाद याबे के फ़ोन पे एक पिक्चर आती है और ये वही पिक्चर थी जिसे याबे ने तागुची के डिस्क पर देखा था। याबे तागुची के घर जा पहुंचता है और उसे वहां एक ब्लैक स्टेन मिलता है जहां तागुची ने खुद को फांसी दे दिया था। याबे को तागुची के घर से एक पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है द फॉरबिडन रूम और ये सब देखकर याबे परेशान हो जाता है। तागुची के घर से जाते समय याबे को एक डोर दिखता है जो कि रेड टेप से सील्ड था और याबे इस डोर को खोलकर अंदर घुस जाता है। इस रूम में याबे को एक औरत का घोस्ट दिखता है जिसके बाद याबे एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है। याबे मिची और जुनको से बातें करना बंद कर देता है और वो खुद को प्लांट शॉप के स्टोरेज रूम में बंद करने लगता है। मिची याबे की हालत देखकर परेशान हो जाती है और जब वो याबे से बात करने की कोशिश करती है तो याबे मिची से कहता है कि उसने द फॉरबिडन रूम में एक घोस्ट देखा। मिची ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो शॉप से जाते वक्त एक औरत को देखती है जो कि जल्दबाजी में एक दरवाजे को रेड टेप से सील कर रही होती है और दोस्तों यही औरत बाद में एक फैक्ट्री के छत से कूदकर अपनी जान देती है विच वॉज विटनेस्ड बाय मिची। बाद में मिची को एक कॉल आता है जिसमें एक आवाज़ हेल्प मी कहता है और इस कॉल के बाद मिची याबे की खैरियत जानने के लिए शॉप के स्टोरेज रूम में पहुंचती है क्योंकि मिची को लगता है कि कॉल याबे ने किया था। प्लांट शॉप के स्टोरेज रूम में मिची को दीवार पे एक ब्लैक स्टेन दिखता है जैसा कि तागुची के अपार्टमेंट में हमने देखा था। मिची वहां से भाग जाती है और वो जुनको को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है जहां वो देखती है कि जुनको एक रेड टेप से सील्ड दरवाजे के अंदर घुस चुकी है। मिची इस बात से घबरा जाती है और वो अंदर जाकर देखती है कि एक घोस्ट ने जुनको को कॉर्नर कर लिया है। मिची जुनको को बचा लेती है पर उस घोस्ट को देखने के बाद से जुनको शॉक में चली जाती है। मिची जुनको को घर लाकर उसकी देखभाल करती है जहां जुनको मिची से पूछती है इफ शी विल डाई लाइक दिस। मिची जुनको को सांत्वना देते हुए कहती है कि जुनको को कुछ नहीं होगा, पर जुनको कहती है कि शील जस्ट कीप लिविंग अलोन। इतना कहकर जुनको दीवार की तरफ जाती है और देखते ही देखते वो एक ब्लैक स्टेन में तब्दील हो जाती है और कुछ देर बाद ये ब्लैक स्टेन गायब होकर एशेज बन जाती है।
इस हादसे के बाद मिची और भी घबरा जाती है और वो अपने मॉम को फ़ोन करती है, पर मिची के कॉल को कोई आंसर नहीं करता, जिससे वो अपने मॉम के घर के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों मैं यहाँ आपको इस मूवी की सेकंड प्लॉट लाइन के बारे में बताऊंगा, जहाँ हम व्यूअर्स रायोसुके से मिलते हैं, जो कि एक स्टूडेंट था। रायोसुके अपने लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन लाता है और वो इंस्ट्रक्शंस की मदद से अपना नया इंटरनेट सर्विस सेटअप करने की कोशिश करता है। इसी बीच रायोसुके का कंप्यूटर अपने आप एक वेबसाइट खोल देता है जिसमें रायोसुके को डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखते हैं, और इन पिक्चर्स में रायोसुके कुछ इंसानों को देखता है जो कि अंधेरे रूम्स में होते हैं और वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। इन पिक्चर्स के बाद रायोसुके के कंप्यूटर पे कुछ ऐसा मैसेज आता है, डू यू वांट टू सी घोस्ट्स, और इस मैसेज को देखकर रायोसुके अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। उसी रात रायोसुके का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है और इस बार मॉनिटर पर रायोसुके को एक आदमी दिखता है जिसने अपने मुंह पर एक प्लास्टिक बैग लगा रखा था। इससे पहले कि वो आदमी अपने सर से प्लास्टिक बैग को हटाता, रायोसुके अपना कंप्यूटर अनप्लग कर देता है। अगले दिन रायोसुके अपने कॉलेज के कंप्यूटर साइंस लैब में जाता है, जहां पर एक स्टूडेंट रायोसुके को कहता है कि शायद रायोसुके के कंप्यूटर को किसी ने हैक कर दिया है, जिसके कारण उसके कंप्यूटर पे ऐसी तस्वीरें आ रही थी। पर एक और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट जिसका नाम हारुई होता है, वो रायोसुके को सजेस्ट करती है कि अगले बार रायोसुके को अपने कंप्यूटर पे ऐसी पिक्चर्स दिखे तो उसे उस वेबसाइट को बुकमार्क करना चाहिए या फिर उन पिक्चर्स को प्रिंट करके हाराऊ को दिखाने चाहिए, ताकि हाराऊ इन्वेस्टिगेट कर सके कि कंप्यूटर में क्या गड़बड़ है। रायोसुके अपने रूम में जाकर ऐसा ही करने की कोशिश करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसका कंप्यूटर कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा और स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होता है जिसमें वो आदमी जिसके सर पे प्लास्टिक बैग था, वो एक रूम में खड़ा है जिसकी दीवारों पे हेल्प में लिखा हुआ था। एनीवेज रायोसुके अगले दिन हाराऊ से मिलने आता है और हाराऊ रायोसुके के कंप्यूटर को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। हाराऊ और रायोसुके कंप्यूटर साइंस लैब में जाते हैं, जहां उनकी बात एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में होती है जिसे किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने डिजाइन किया था। इस प्रोग्राम में कुछ स्फेरिकल सफेद ब्लॉब्स बने हुए थे जो कि हाराऊ के हिसाब से ह्यूमन बींग्स को सिंबलाइज करते हैं। हाराऊ का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद ह्यूमंस अब एक्चुअल में किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि लोग अब टेक्नोलॉजी में इतने उलझे हुए हैं कि वो एक दूसरे से आइसोलेट होते जा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट हम रायोसुके को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां उसे एक घोस्टली फिगर दिखता है और तभी रायोसुके का एक क्लासमेट उसे बताता है कि कॉलेज में ऐसे कई घोस्टली लुकिंग लोग घूम रहे हैं। इस स्टूडेंट का इन घोस्ट के बारे में एक थियोरी था और उसके हिसाब से सोल्स ने फिजिकल वर्ल्ड को इन्वेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आफ्टर लाइफ में सोल्स पूरी तरह से भर चुके हैं, जिसकी वजह से सोल्स रियल वर्ल्ड में फ्लो करने लगे हैं। रायोसुके इन बातों को डिसमिस कर देता है, पर जब वो एक आर्केड में होता है तो उसे एक घोस्टली आकृति दिखती है, जिससे रायोसुके घबराकर भाग जाता है। रायोसुके हाराऊ के पास पहुंचता है, पर वो देखता है कि हारू बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी है और हारू के थ्योरी के हिसाब से जो घोस्ट्स रियल वर्ल्ड में आने लगे हैं वो ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते, क्योंकि ह्यूमंस को मारने से सोल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे और आफ्टर लाइफ में सोल्स के लिए जगह नहीं बची है। तो इंस्टेड ये सोल्स ह्यूमंस को इमॉर्टल बनाना चाहते हैं बाय ट्रैपिंग ह्यूमंस इन देयर ओन लोनलीनेस, यानी कि ये घोस्ट्स ह्यूमंस को अपने अकेलापन में कैद करना चाहते हैं। हारू उस कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करते हुए रायोसुके को ये भी कहती है कि ह्यूमंस और घोस्ट्स में कोई फर्क नहीं है एंड इट डजंट मैटर इफ वी आर डेड और अलाइव। हारू का कहना था कि ह्यूमंस और घोस्ट सभी अकेले हैं इन रियल लाइफ एंड इन आफ्टर लाइफ, एंड इन सब को वो कंप्यूटर प्रोग्राम के सफ़ेद ब्लॉब्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ह्यूमंस और घोस्ट सभी लोनलीनेस यानी कि अकेलापन के शिकार हैं। एनीवेज रायोसुके और हाराऊ दोनों वहाँ से भागकर कहीं दूर जाना चाहते हैं और वो इसीलिए एक ट्रेन पकड़ते हैं, पर बाद में हारू अचानक से अपना माइंड चेंज कर देती है और वो घर वापस जाने की जिद करती है। ट्रेन के रुकने पर हारू वहाँ से भाग जाती है और अपार्टमेंट में आ जाती है। हारू अपना कंप्यूटर खोलती है, जहाँ उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें एक आदमी ने अपने सर पर प्लास्टिक बैग पहना हुआ था। जब हारू इस वीडियो के पिक्चर्स प्रिंट करने की कोशिश करती है तो पिक्चर्स के बदले कुछ वर्ड्स प्रिंट होकर निकलते हैं, विच सेड हेल्प मी। तभी स्क्रीन पे वो आदमी अपने प्लास्टिक बैग को हटाता है और खुद को गोली मार देता है। अब कंप्यूटर में हारू की वीडियो प्ले होने लगती है, जिसमें हारू खुद को अपने कंप्यूटर के सामने बैठे देख पाती है। हारू उठकर एक दूसरे कमरे के दीवार के पास जाती है और वो कहती है कि आई एम नॉट अलोन।
रायोसुके हारू का पीछा करते करते उसके घर आ पहुंचता है और रायोसुके हारू के अपार्टमेंट के बाहर से चिल्लाकर कहता है कि इन दोनों को साथ रहना चाहिए क्योंकि अकेले वो वीक हैं, पर अगर वो साथ रहेंगे तो वो अपने लोनलीनेस से फाइट कर पाएंगे। जब हारू अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा नहीं खोलती तो रायोसुके दरवाजे को तोड़कर हारू के अपार्टमेंट में घुसता है, पर उसे हारू कहीं नहीं मिलती। रायोसुके बाहर आता है और वहाँ उसे एक कार में मिची मिलती है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पहले स्टोरी में मिची अपनी मॉम को ढूंढने उनके घर जाती है, पर वहाँ उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। इसके अलावा मिची के शॉप के ओनर भी गायब हो चुके थे और मिची को उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। खैर, मिची हारू को ढूंढने में रायोसुके की मदद करना चाहती है और दोनों हारू के घर जाते हैं। उन्हें हारू के अपार्टमेंट के एक विंडो से पुरानी फैक्ट्री दिखती है और दोनों हारू को ढूंढने वहाँ जाते हैं। फैक्ट्री में रायोसुके और मिची को हारू मिलती है जो कि अपने सर पे एक प्लास्टिक बैग पहने हुए थी। रायोसुके और मिची हारू के पास पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि हारू के पास एक गन है। रायोसुके हारू को रोकने की कोशिश करती है, पर हारू अपना प्लास्टिक बैग हटाती है और खुद को गोली मार देती है। हारू को न बचा पाने के कारण रायोसुके बहुत दुखी होता है, पर मिची और रायोसुके डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। रायोसुके और मिची कार में होते हैं, पर कार में गैस न होने के कारण कार चालू नहीं होती और इसीलिए रायोसुके फिर से फैक्ट्री के अंदर जाता है क्योंकि उसने वहां पर गैस का कंटेनर देखा था। रायोसुके एक कंटेनर में गैस भरता है और उसे वहां एक रेड टेप से सील्ड डोर दिखती है। अब हालांकि मिची ने रायोसुके को रेड टेप से सील्ड डोर्स को अवॉइड करने के लिए पहले वार्न किया था, पर रायोसुके उस दरवाजे की तरफ आकर्षित हो जाता है। रायोसुके उस डोर को खोलकर उसके अंदर जाता है और उसे वहां एक घोस्ट दिखता है। पहले तो रायोसुके खुद से कहता है कि दिस घोस्ट इज नॉट रियल, पर जब वो इस घोस्ट को छूने की कोशिश करता है तो सरप्राइजिंगली वो इस घोस्ट को छू पाता है, जिससे रायोसुके को बहुत डर लगता है। ये घोस्ट रायोसुके को कहता है कि डेथ वॉज इटर्नल लोनलीनेस और रायोसुके डर से शॉक में चला जाता है। मिची रायोसुके को ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है और वो रायोसुके को उसी जगह पे पाती है जहां हारू की लाश थी, पर अब वहां लाश के बदले सिर्फ एक ब्लैक स्टेन था। मिची रायोसुके को वहां से निकलने में मदद करती है, पर उस घोस्ट को देखने के बाद रायोसुके अजीब बिहेव करने लगा था, मानो जैसे उसमें जीने की कोई खास इच्छा नहीं रही। एनीवेज, रायोसुके और मिची ड्राइव करके एक डॉकयार्ड के पास पहुंचते हैं और रास्ते में उन्हें जलती हुई गाड़ियां, बिल्डिंग्स इत्यादि दिखते हैं और ऐसा लगता है कि उनके शहर में अब कोई बचा ही नहीं है। हम व्यूअर्स को कुछ न्यूज़ क्लिप्स दिखाई जाती है जिनमें यह बताया जा रहा था कि चारों तरफ लोग गायब हो रहे हैं। यहाँ तक कि जब रायोसुके और मिची डॉकयार्ड में पहुंचते हैं तभी आसमान से एक प्लेन आकर वहां पर क्रैश हो जाता है। मिची और रायोसुके एक बोट पे बैठते हैं और उन्हें एक शिप मिलती है जिस पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। मिची और रायोसुके उस शिप पर चढ़ जाते हैं और वहाँ के सर्वाइवर्स मिची को बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मिची रायोसुके को देखने उनके रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि रायोसुके गायब होकर एक ब्लैक स्टेन में तब्दील हो जाता है। इसे देखकर मिची कहती है कि विथ माई लास्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड आई हैव फाउंड हैप्पीनेस। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कायरो फिल्म की कहानी और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज़ के बारे में बताऊंगा। मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर डोंट वरी क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फिल्म में दिखाए गए घोस्ट्स कौन हैं, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। मूवी के घोस्ट्स असल में सोल्स थे जो कि इंटरनेट के थ्रू रियल वर्ल्ड में आ रहे थे, क्योंकि जैसा कि मूवी में बताया गया है आफ्टर लाइफ में सोल्स के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो ये सोल्स रियल वर्ल्ड को ट्रैवल कर रहे थे ना। यू में आज कि ये घोस्ट ह्यूमंस को गायब क्यों कर रहे थे, तो इसका आंसर भी हमें मूवी में मिलता है। अब क्योंकि सोल्स के लिए आफ्टर लाइफ में जगह नहीं थी और उन्हें रियल वर्ल्ड में आकर रहना है, तो उन्हें किसी तरह ह्यूमंस को रियल वर्ल्ड से हटाना था। ऐसा इसीलिए क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी एक कैपेसिटी है और ओवर पॉपुलेशन के कारण ये कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ने लगी है। तो अगर यहाँ सोल्स भी आकर रहने लगेंगे तो सबको सस्टेन नहीं किया जा सकता और इसीलिए मूवी में घोस्ट्स ह्यूमंस को अपने लोनलीनेस में ट्रैप कर रहे थे। ध्यान रहे दोस्तों, ये घोस्ट ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें अपने अकेलापन में कैद करना चाहते थे, क्योंकि ह्यूमंस को मारने से सोल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे और मूवी में हारू की भी यही थियरी थी।
जिन लोगों ने इन घोस्ट्स को देखा था उन्होंने रेड टेप वाले दरवाजे के पीछे घोस्ट्स को सील कर दिया था ताकि कोई और इन घोस्ट्स को ना देख सके, और ऐसे रूम को मूवी में द फॉरबिडन रूम कहा गया है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि रेड टेप आखिर क्या दर्शाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बढ़िया हॉरर फिल्म में घोस्टली इनकाउंटर्स को हमेशा एक क्रिप्टिक विजुअल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में रेड डोर, एक्स इन क्योर इत्यादि। ठीक उसी तरह कायरो मूवी में घोस्ट्स के प्रेजेंस को इन रेड टेप्स की मदद से डिपिक्ट किया गया है। द मैसेज वॉज क्वाइट क्लियर कि अगर किसी जगह पे रेड टेपिंग की गई है तो वहाँ एक घोस्ट ज़रूर है। इसके अलावा ये घोस्ट्स अपने विक्टिम को पहले लोनली फील करवाते हैं और बाद में वो खुद उनके फ्रेंड के रूप में आते हैं। यही वजह है कि हारू मरने से पहले आई एम नॉट अलोन कहती है और मूवी के एंड में मिची कहती है अलोन विथ माई लास्ट फ्रेंड दिस वर्ल्ड आई हैव फाउंड हैप्पीनेस। कायरो मूवी जापान के हिकिकोमोरी फेनोमेनन को दर्शाती है, जहां विक्टिम्स खुद को रियल सोशल लाइफ से दूर रखने के लिए इंटरनेट वगैरह का सहारा लेते हैं और इसके परिणाम अनुसार उनमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर फिल्म को इस नज़रिए से देखा जाए तो कायरो ह्यूमन सोसाइटी को सिंबलाइज करता है जो कि टेक्नोलॉजी से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो सोशली आइसोलेट हो जाता है। आजकल हम सब इंटरनेट पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम एक्चुअल सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे हम आइसोलेट हो रहे हैं। मूवी में इसी आइसोलेशन का इस्तेमाल हुआ है टू शो इट्स डेंजरस साइड थ्रू ए हॉरर फिल्म। सोशल आइसोलेशन की वजह से लोगों में डिप्रेशन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, जिससे काफ़ी लोग गिव अप करके सुसाइड का रास्ता ले लेते हैं। कायरो में लोग घोस्ट को देखने के बाद लाइफ से गिव अप कर लेते हैं, जिससे आइदर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने अकेलापन में कैद हो जाते हैं। इस थ्योरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मूवी में देखने को मिलता है, जिसमें वो सफ़ेद ब्लॉब्स कंप्यूटर स्क्रीन में फ्लोट करते रहते हैं पर वो किसी दूसरे सफ़ेद ब्लॉब से कनेक्ट नहीं हो पाते। उसी तरह ह्यूमंस इंटरनेट में भले ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं पर ये रियल रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते, जिससे लोग डिप्रेस्ड और अकेला महसूस करने लगते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि कायरो को कॉस्मिक हॉरर क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी के सोल्स आफ्टर लाइफ यानी कि एक अलग डिमेंशन से डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर और इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से रियल वर्ल्ड में आ रहे थे, और इस बात को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे है। इसके अलावा कॉस्मिक हॉरर्स में इंसैनिटी थीम का काफ़ी इस्तेमाल होता है और कायरो में घोस्ट से इनकाउंटर होने के बाद ह्यूमंस अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को डैमेज कर देते हैं। फिल्म के एंड में भी हम देखते हैं कि इन सोल्स के आने के बाद रियल वर्ल्ड पूरी तरह से तहस नहस होने लगी है, और ये बात अपोकलिप्स यानी कि क़यामत को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑन द मूवी कायरो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होगी। अब हालांकि इस मूवी में सोशली सबको पास आने को बोला गया है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में, उस हिसाब से हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। यानी कि आप अपने घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, वहीं खाए पकाए एंजॉय करें। एक और बात यह है कि हमारे चैनल पे 9 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और वेरी वेरी थैंक यू। इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट या 1 मिलियन होगा तो हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे। तो बस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।